हाय मेरे जेकेडी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इसकी रिवीजन करेंगे। आज हम करेंगे जो हमारी पूरी इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला यूनिट है, विच इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें जितना समझने की कोशिश करोगे, जितना डीप जाने की कोशिश करोगे ना, उतना उलझते जाओगे। तो इसको सिंपल रखना है। हमने जितना दिया है टू द पॉइंट हमने पढ़ना है। वी शुड नॉट ट्राई टू रीड बिटवीन दी वर्ड्स, बिटवीन दी लाइंस, अदरवाइज हम फंसते ही जाएंगे। भैया ये बहुत ही लंबी गेम है। मैक्रो में जो ऑब्जेक्टिव होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, आज हम वो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, क्या होता है इनकम डिटर्मिनेशन, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो हम अच्छे से करते हैं इसको। और इसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 100% आएगा, वो भले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का हो, वो भले ही आपका इक्वेशन का हो, कंजम्पशन फंक्शन का हो, ब्रेक इवन पॉइंट का हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट का हो। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, कंडीशन पता होंगी तभी सही करोगे। फ्री फंड के मार्क्स होते हैं, हार्डली सेकंड्स में सॉल्व होता है इसका। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भैया इकोनॉमिक्स का जो शेड्यूल है वो ऑन पॉइंट चल रहा है। आज हम थर्ड चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, इनकम एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। बस 2 दिन और आपकी देखो मैक्रो खत्म। फिर धीरे धीरे इंडियन इको को भी खींच देंगे। टेंशन लेनी नहीं। जब मैंने बोला भैया पूरा सॉर्टेड है, दिमाग में सेट है। और जिस बच्चे ने मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स की महफिल, भैया देख लो डेली की इतनी कन्वर्सेशंस हो रही हैं, बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, प्रेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेवल ऑफ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीजें जरूरी है। जब तक नापोगे नहीं भाई पानी कितना गहरा है, तो पता कैसे चलेगा छलांग मारे कि नहीं मारे। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कंपटीशन मेजर करो, जो यहां पता चलेगा बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन भी मिलेगी। देखो सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन बहुत तगड़ा चैप्टर है। चलो आज बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे हम, जितना डीप में पढ़ेंगे उतना उलझते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। देखो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है, देखो मैक्रो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो पूरी इकोनॉमी में टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है हमारे यहाँ पर डिमांड हो रहे हैं, सारे गुड्स सारी सर्विसेज सब कुछ मिलाकर जब हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं, टोटल वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म्स, इट इज नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट इज अबाउट मॉनेटरी वैल्यू। तो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट द कंज्यूमर्स, देखो कौन डिमांड करेगा, कंज्यूमर्स करेंगे, प्रोड्यूसर्स करेंगे, डिफरेंट सेक्टर करेंगे। तो इन नटशेल आपके 4 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, जो कि एक हो गया आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट हाउस होल्ड करते हैं। ये सेम आपका एक्सपेंडिचर मेथड के जो कंपोनेंट्स है ना, सेम एज इट इज है। तो इसलिए थोड़े नाम भी सिमिलर लग रहे होंगे, बट हम यहां पर इसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड इसको नेट एक्सपोर्ट। तो सबसे पहला क्या हो गया आपका, जो प्राइवेट हाउस होल्ड आपका कंजम्पशन के लिए जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं, या फिर जो आपके प्राइवेट नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हाउस होल्ड्स को सर्व करने के लिए बनाई गई है, उनके भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इधर ही आती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड सेक्टर होता है वो होता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है, सो दैट वो जो है पब्लिक को प्रॉपर सर्विस दे सके, उनकी वेलफेयर के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, एजुकेशन के लिए, एक्सेट्रा, वो सारा इसमें खर्चा आ जाता है। उसके बाद आता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो फर्म्स जो कैपिटल गुड्स, कैपिटल एसेट्स की डिमांड करती है, वो आ जाता है इसमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्लस हमने ये अपना नेशनल इनकम में अच्छे से पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ फर्म का ये नहीं आता, सिर्फ कैपिटल एसेट नहीं आते, अनसोल्ड पार्ट ऑफ स्टॉक भी आता है। उसके बाद लास्ट होता है आपका नेट एक्सपोर्ट, विच इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब यहाँ के गुड्स बाहर कितने डिमांड में हो रहे हैं, माइनस बाहर के गुड्स यहाँ कितने डिमांड में हो रहे हैं। ठीक है, तो इन नटशेल AD इज इक्वल टू C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस X माइनस M विच इज नेट एक्सपोर्ट। लेकिन हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट थ्योरी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी भी मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो चारों पूछ सकता है। कई बार क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ AD, तो बच्चे जो हैं वो सिलेबस को दिमाग में रखते हुए सिर्फ C और I एक्सप्लेन कराते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। अगर वो ये बोल रहा है तो वो चारों आपसे जो है पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है AD सिर्फ C प्लस I है, विच इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, AD डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, मोर द लेवल ऑफ इनकम मोर विल बी दी AD। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब जो है आपका एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल है, ये डिफरेंट इनकम, ये कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट आपकी सेम रहेगी। हमारी एक और एजम्पशन है इस पूरे चैप्टर में, हमारा जो सिलेबस है रिस्ट्रिक्टेड है, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड तक थी। ठीक है, तो कंजम्पशन चेंज हो जा रही है, आप देख रहे हो विद इनकम कंजम्पशन चेंज हो रही है, इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम रहेगी, तो AD भी बढ़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका AD कर्व। क्या
क्या इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एडी कर्व। अब वो एडी कर्व कैसे होता है, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट कर्व, ये क्या हो गया आपका इन्वेस्टमेंट कर्व, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग, अभी इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कंजम्पशन कर्व के बारे में। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो कंजम्पशन कर्व है वो हमेशा आपका वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो अभी हम पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट जो है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करनी ही पड़ती है। और एडी क्या होता है, एडी होता है आपका सी प्लस आई। क्या होता है आपका सी प्लस आई। तो इसीलिए आप देखोगे इन दोनों के ऊपर लाई करता है एडी, एंड एडी इज एकदम पैरेलल टू कंजम्पशन कर्व। आप देख सकते हैं एकदम पैरेलल टू कंजम्पशन कर्व, क्योंकि एडी माइनस सी इज इक्वल टू है आई, और आई हमेशा जो है फिक्स रहता है। और हमने अच्छे से पढ़ा है मैथमेटिक्स में छोटी क्लास में कि जब भी दो एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है वो फिक्स रहे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो हमेशा पैरेलल लाइंस हमें मिल रही है। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो ये सारा होता है आपका एडी कर्व। एडी कर्व इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि विद इंक्रीज इन लेवल, जितना हम हमारे राइट में जाते जाएंगे इनकम बढ़ती जा रही है, एग्रीगेट डिमांड उतना बढ़ेगा, लेकिन ये थोड़े से कम से बढ़ रही है, ये एकदम ऐसे स्टीप नहीं जा रही है, ये ऐसे जा रही है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे एमपीसी, जो इसका स्लोप होता है, जो कंजम्पशन का भी स्लोप होता है और जो एडी का भी स्लोप होता है एज पर आवर सिलेबस, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारा अगले पार्ट पे, विच इज पॉजिटिव कंजम्पशन, विच इज पॉजिटिव कंजम्पशन, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको ऊपर से देखने को मिल जाएंगे कि हमेशा जो कंजम्पशन है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। उसके बाद कंजम्पशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम, इन्वेस्टमेंट इज एज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट, ये सारी हमने बात कर लिया, इसको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एडी कर्व स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट टी, जो आपने अबव डायग्राम में देखा, विच इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट प्लस ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये जो पॉइंट टी है आपका, ये वाला, ठीक है जी। तो ये जो है आपका पॉइंट टी, ये क्या है, ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। कई बच्चों को नहीं पता होता ये चीज, ठीक है। इसको हम ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर भी जो है बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हमारा एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई होता है आपका सिंपल सा है कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे हमारे सप्लायर जो है कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने का सोच रहे हैं मार्केट में, या प्लानिंग टू प्रोड्यूस इन दी मार्केट, ठीक है। और एएस इज ऑलवेज इक्वल टू वाई, ये बात याद रखना, एएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू वाई, क्योंकि जितनी वैल्यू के गुड्स जो है प्रोड्यूस करके सप्लाई करेंगे उतनी ही तो उनकी इनकम होती है। ये हमने पढ़ा था नेशनल इनकम में कि भैया जितना वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन मेथड में हमने क्या देखा, जितने की प्रोडक्शन है वहीं से आपकी नेशनल इनकम निकलती है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट है नहीं तो टैक्स टूक्स का कुछ सीन ही नहीं है, ठीक है जी। और उसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी नहीं है, तो कुछ आपका फॉरेन इनकम का भी कुछ सीन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारा अगले कंसेप्ट पे कि भैया ये देखो वाई जो होता है आपका, ठीक है। अब ये वाला बात ध्यान से समझना, एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट होते हैं विच इज सी प्लस एस, क्योंकि वाई एएस इज इक्वल टू वाई होता है। वाई क्या होता है यहाँ पर, वाई रिप्रेजेंट्स इनकम, वाई रिप्रेजेंट यहाँ पर इनकम। और हमें अच्छे से पता है ये चीज भाई कि इनकम के दो ही यूज होते हैं, या तो वो कंज्यूम होगी या तो वो सेव होगी, तो इसलिए एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये हमें पता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये हो गया आपका शेड्यूल। देखो इनकम बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, सेविंग जो है बढ़ती जा रही है, और एएस जो है आप देखोगे एकदम इनकम के बराबर आ रहा है, एकदम इनकम के बराबर आ रहा है। और अगर हमने यही एएस जो है एएस कर्व बनाना हो तो ये हमेशा एकदम ओरिजिन से निकलेगा 45 डिग्री पे, एकदम स्लांटिंग जाएगा 45 डिग्री पे, क्योंकि हमें पता है यहां पर हम इनकम मेजर करेंगे, यहां पर जो है हम एएस मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे, एएस मेजर करेंगे। और जस्ट बिकॉज इनकम इज इक्वल टू एएक्स, जो हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो 1,1, 2,2, 3,3, तो जब ऐसे हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं तो इसका मतलब समझ जाओ कि हमेशा 45 डिग्री पे स्ट्रेट अपर स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। अब आते हैं हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर लोग हैं इकोनॉमी में, उनकी टेंडेंसी क्या है कंज्यूम करने की, ठीक है, जिसमें दो आ जाते हैं, एक होता है एपीसी, दूसरा होता है एमपीसी। एपीसी होता है रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, एपीसी होता है रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, और एमपीसी क्या होता है, द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, कि हमारी जो इनकम है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, तो वो बढ़ी हुई इनकम का हम कंजम्पशन पे कितना लगा रहे हैं, तो दैट इज चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, टेंडेंसी टू सेव, जिसमें अगेन दो आ जाते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब हो गया सेविंग अपॉन
इनकम रेशियो हो गई सिंपल, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम की बढ़ी हुई इनकम का हम कितना पोर्शन जो है सेव कर रहे हैं। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं एपीसी एपीएस को लेकर कि एपीसी एपीएस की वैल्यू जो है हमेशा 0 to 1 लाई करते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, जैसे इनिशियल लेवल ऑफ इनकम में एपीसी जो है वो हमेशा जो है 1 से बड़ा होगा। इनिशियल लेवल ऑफ इनकम में, ये बात याद रखिएगा, इनिशियल लेवल ऑफ इनकम में एपीसी जो है वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, और एपीएस जो है वो नेगेटिव भी होगा। लेकिन जनरली एपीसी एंड एपीएस बोथ लाई बिटवीन 0 and 1। एपीएस कभी 1 से ज्यादा नहीं जा सकता और एपीसी कभी नेगेटिव नहीं जा सकता, ये बात याद रखिएगा। और एपीसी प्लस एपीएस ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम एमपीसी एमपीएस के कुछ पॉइंट्स देखें तो एमपीसी एमपीएस हमेशा 0 to 1 लाइन करेंगे। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें एमपीसी एमपीएस 0 से नीचे जाए या एमपीसी और एमपीएस 1 से ऊपर जाए। भैया अगर मेरी इनकम 100 रुपए से बढ़ रही है तो मैं 110 से कैसे बढ़ा दूंगा खर्चा अपना, ठीक है जी। अगर मेरी इनकम 100 रुपए से बढ़ रही है तो मैं अपनी सेविंग 110 से कैसे बढ़ा दूंगा, क्योंकि एमपीसी इज ऑल अबाउट कि इंक्रीज्ड इनकम का हम कितना कंजम्पशन पे लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले कंसेप्ट पे, विच इज कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। कई बार पूछ लेता है, देखो एक होती है पॉपुलेशन, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, इकोनॉमी की पॉपुलेशन है, उसमें 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होता है एबिलिटी टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, और दूसरे होते हैं एबिलिटी टू वर्क बट गेटिंग टू वर्क बट नॉट विलिंग टू वर्क। इनको बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। ये कभी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में नहीं आते क्योंकि वो अपनी मर्जी से खाली बैठे हैं, उनकी एबिलिटी भी है, उनको काम भी मिल रहा है, लेकिन भैया हमने तो करना ही नहीं है, हम तो भैया अपना मंजा लगाएंगे मत, समझ गए हो ना, ठीक है। तो उनको काम ही नहीं करना, मर्जी है उनकी। एबिलिटी टू वर्क, विलिंग टू वर्क, अब इसमें 2 टाइप के लोग हैं, जिनको काम मिल गया वो एम्प्लॉयड हो गए, वर्कफोर्स बन गए, जिनको काम नहीं मिला उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, कि भैया अनएम्प्लॉयड है, अपनी इच्छा से नहीं है, काम नहीं मिल रहा, प्रिवेलिंग वेज रेट पे वो काम नहीं करना चाहते, उनको मिल ही नहीं रहा, ठीक है। ये प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते हैं, वॉलेंट्री हो गए, इनको मिल ही नहीं रहा, ये करने को तैयार है, ठीक है। अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, जो कि हमेशा एग्जिस्ट करेगी। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी ये नहीं होता कि सारे बंदे एक टाइम पे एम्प्लॉयड है, मतलब लिटरली ये नहीं होता। टेक्निकली देखोगे तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वहां पर एग्जिस्ट करती है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है 2 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट उसमें आती है जो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। एक हो गया आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखो जब भी कोई बंदा एक जॉब से दूसरी जॉब जो है वो स्विच करता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो थोड़े टाइम के लिए खाली बैठता है, क्योंकि ज्वाइनिंग टाइम जो होता है उसका लेट होता है, या फिर वो दूसरी जॉब ढूंढता है तो उसमें टाइम लग जाता है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी एक इकोनॉमी में स्ट्रक्चर चेंज होता है, जैसे अभी काफी बातें चल रही हैं कि भैया एआई आने वाला, एआई आने वाला, ये जो है काफी लोगों की जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। तो ऐसे में क्या, काफी लोग जो है खाली बैठेंगे तब तक के लिए जब तक वो एआई की जो है इंफॉर्मेशन ना ले लें कि कैसे उसको चलाना है, कैसे उसको हैंडल करना है। तो जब ये स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो कुछ टाइम के लिए वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, जो कि ओवर द पीरियड हर बारी चेंज आता ही रहता है, क्योंकि भैया प्रगति ही जो है संसार का नियम है। तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। उसके बाद आता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमने पढ़ लिया। अब आता है एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट। देखो कुछ वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंटे और कुछ होते हैं एक्स पोस्ट। जब हम जो है फ्यूचर के वेरिएबल्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें प्लान्ड वर्ड आ जाता है, उसको बोलते हैं हम एक्स एंटे, प्लान्ड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। जैसे एक्स एंटे कंजम्पशन का मतलब है कि हमारे जो कंज्यूमर्स है वो कितना प्लान करने का, कितना प्लान कर रहे हैं कंज्यूम करने का, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो कितना प्लान कर रहे हैं, हाउस होल्ड हैं जो कितना प्लान कर रहे हैं सेव करने का, एक्स एंटे सेविंग्स, ठीक है। सिमिलरली एक्स एंटे जो हो गई इन्वेस्टमेंट। और एक होता है आपका एक्स पोस्ट। एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है, एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल कितना हुआ, ये हम मेजर करते हैं। वहां पर हम जो है एंटीसिपेशन करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, एस्टिमेशन वैल्यू लगाते हैं। यहां पर एक्चुअल हमें पता होता है कि कितना हुआ जो हम मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑटोनॉमस वर्सेस इंड्यूस वेरिएबल। ऑटोनॉमस क्या होते हैं, जो आपके जो है अदर वेरिएबल फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसे मैं बोलूं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब वो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो आपके इनकम लेवल पे डिपेंड नहीं करता है, उतना तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा अगर सर्वाइव करना है मार्केट में, ठीक है। जीना है, ये जीवन जो है बिताना है। अब भैया कुछ तो कैलोरी चाहिए ना, वरना भूखमरी से मर जाएंगे। और इंड्यूस्ड होते हैं जो दूसरे लेवल, दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर जो है फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं इंड्यूस्ड कंजम्पशन, मतलब वो पार्ट ऑफ कंजम्पशन जो मेरे इनकम लेवल पे डिपेंड करेगा, इनकम ज्यादा तो वो कंजम्पशन पार्ट भी ज्यादा होगा। अब चलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, इसकी जो है रिलेशनशिप हमने इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी ली थी। अब हम समझते हैं, देखो जो आपका कंजम्पशन है वो सी से रिप्रेजेंट होता है। किससे रिप्रेजेंट होता है, सी से, ठीक है। जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सी बार। सी बार को हम क्या बोलते हैं, कई जगह इसको ए से भी, कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट
करते हैं, जिसका मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या मतलब होता है इसका? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब ये लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करता, ये मिनिमम तो खर्चा करना ही पड़ेगा। और दूसरा होता है बी वाई, सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, वाई तो होता है इनकम, बी क्या होता है? एमपीसी। एमपीसी हो गया दैट पार्ट ऑफ इंक्रीज इनकम जो हम अपनी कंजम्पशन पे लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात यहां पर आ जाती है कि ये जो अब हम जो मिनिमम खर्चा कर रहे हैं, जब इनकम है ही नहीं, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कर रहे हैं, तो कहां से कर रहे हैं? तो दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है उधार मांग के खा लिया, दूसरा होता है अपनी पुरानी प्रायर सेविंग से ले लिया। तो यहां पर हमारी असम्पशन रहेगी कि हम प्रायर सेविंग से ले लिया, इसलिए जो सेविंग्स है वो शुरू में नेगेटिव होती है। अगर हम चले हमारे कंजम्पशन कर्व पे, किस पे चले? हमारे कंजम्पशन कर्व पे, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देख सकते हो जो एएस है, हमने एक लाइन ऑफ रेफरेंस बना रखी है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ रेफरेंस, जो 45 डिग्री होती है। वैसे ये एएस सप्लाई कर्व भी होता है, बट हम इसको लाइन ऑफ रेफरेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कंजम्पशन कर्व है हमेशा याद रखना वो पॉजिटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जीरो लेवल ऑफ इनकम है। एक्स एक्सिस पे लेवल ऑफ इनकम डिफाइन हो रहा है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन डिफाइन हो रहा है, तो ये जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ कंजम्पशन करना पड़ेगा, वो मिनिमम कंजम्पशन करना पड़ेगा, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसलिए यहां से स्टार्ट होता है। अब जैसे जैसे हम राइट में जाएंगे, इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन ऐसे एकदम स्टीप नहीं जा रही। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जा रही है, वो हमेशा थोड़ा सा टेढ़ी जा रही है। क्यों? क्योंकि हम सारी इंक्रीज इनकम का पैसा नहीं लगाते हैं, हम उतना ही लगाते हैं जितना हमारा एमपीसी है, इसीलिए सी कर्व का जो स्लोप होता है वो एमपीसी होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये कंजम्पशन कर्व ऐसा दिखता है। आई होप आपको समझ में आ गया, ये सारा इसका एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है ब्रेक इवन? ब्रेक इवन हमारा बिजनेस लाइन में बड़ा यूज होता है और इकोनॉमिक्स में भी बड़ा यूज होता है। देखो, जहां पर हमारी कंजम्पशन इनकम के इक्वल हो जाए वो क्या हो जाता है हमारे लिए? ब्रेक इवन। क्या हो जाता है हमारे लिए? ब्रेक इवन। ठीक है जी, ब्रेक इवन का मतलब हो गया कि अब हम इतना जो है कमा रहे हैं कि हमारे सारे खर्चे निकल जाते हैं। मतलब यहां पर सेविंग्स क्या होगी? जीरो, क्योंकि सारा जो इनकम है वो कंजम्पशन में लग रहा है। ठीक है, इससे पहले देखो कि कंजम्पशन ज्यादा है आपका इनकम से, तो यहां पर जो सेविंग्स है वो नेगेटिव हो जाती है, लेस देन जीरो हो जाती है। और यहां पर इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से, यहां पर जो सेविंग्स है वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, विच इज सेविंग फंक्शन। अच्छा, सेविंग हमें अच्छे से पता है। देखो डेरिवेशन कैसे होती है, हमें पता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। अब y जो है हम c उधर चला गया, अब c को हमने एक्सपेंड कर दिया माइनस सी बार प्लस बी वाई, और इसको पूरा एक्सपेंड करा तो सेविंग फंक्शन हमारे पास आ गया। इसके भी क्वेश्चन आते हैं कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के। तो माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई, माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई। ठीक है, अच्छा हमें अच्छे से पता बी एमपीसी है, तो वन माइनस बी क्या हो जाएगा? एमपीएस, दैट इज माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई। अब आ जाओ थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, और मैंने क्या बोला था कि जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है वो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी होती है, तो वो कहां से ले रहा होगा? अपनी सेविंग से ले रहा होगा इनिशियली, इसलिए सेविंग्स नेगेटिव होती है, और उतनी नेगेटिव होती है जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, इसलिए माइनस सी बार से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एमपीएस। अच्छा, एमपीएस में क्या होता है? जितना इंक्रीज इनकम का हम सेव कर रहे हैं, जो कि स्लोप होता है आपके सेविंग फंक्शन का। सेविंग फंक्शन जो है वो हमेशा आपके नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, क्योंकि इनिशियली हमेशा जो है जीरो होगी, और सॉरी नेगेटिव होगी, और ये बढ़ती तब है ब्रेक इवन पॉइंट के बाद। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, बीईपी। हमेशा याद रखना ब्रेक इवन पॉइंट की जो इक्वेशन है वो क्या होती है? या तो सेविंग्स इज इक्वल टू जीरो होती है, या फिर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम होती है। ठीक है, तो इनिशियली ये सारा पार्ट नेगेटिव है, क्योंकि यहां पर आपका कंजम्पशन जो है वो इनकम से ज्यादा है। उसके बाद चलते हैं, हमारा ये डिफरेंट पॉइंट दे रखे हैं। अब आते हैं इक्विलिब्रियम पे। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम हम 11th में भी पढ़ के आए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। तो यहां पर इक्विलिब्रियम अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफाइन करूं, इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि सप्लायर भी खुश, उनका सारा माल बिक रहा है। ठीक है जी, और एग्रीगेट डिमांड मतलब सारे जो हमारे डिमांड मेकिंग सेक्टर्स हैं वो भी खुश, भले ही वो आपके प्रोड्यूसर्स हुए, भले ही वो कंज्यूमर्स हुए, गवर्नमेंट हो या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, वो सारे खुश, क्योंकि जितना डिमांड कर रहे हैं उतना माल हमें मिल भी गया है, तो कोई भी नाराज नहीं जा रहा, तो बेस्ट सिचुएशन होती है। अच्छा, इसके कुछ एजम्पशन होती है, हम शॉर्ट रन एनालिसिस में काम कर रहे हैं। शॉर्ट रन एनालिसिस का मतलब है हमारे कुछ फैक्टर्स जो है वो फिक्स्ड है और कुछ यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, तो इसीलिए हम सिर्फ जो है इंप्लॉयमेंट, यहाँ पर एजम्पशन है कि हम इंप्लॉयमेंट बढ़ाकर ही सिर्फ आउटपुट बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी लेकर नहीं। उसके बाद आता है ओवरऑल प्राइस लेवल रिमेन्स फिक्स, प्राइस चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इक्विलिब्रियम के उस पे देयर इज नो गवर्नमेंट एंड देयर इज क्लोज्ड इकोनॉमी। दो अप्रोच होती है इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की, एक होती है एडी इज इक्वल टू एएस वाली, हमें पता है। अच्छा, एडी होता है सी प्लस आई, एएस होता है सी प्लस एस, आपस में डाला कट गया, तो दूसरी अप्रोच आ गई इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच। ठीक है, ये आपका कई बार शेड्यूल दिया होता है, पूछता है इस पे इक्विलिब्रियम जो है पॉइंट निकालो, वाई दिया होगा, सी का वो दिया होगा फंक्शन, उससे आप निकाल लोगे वाई की डिफरेंट वैल्यू डाल के डिफरेंट कंजम्पशन। ठीक है, आई आपको दिया होगा, एडी आ जाएगा,
y आपको पता है, c पता है, माइनस करोगे s आता जाएगा, और जहां पर AD AS इक्वल हो गए वहीं पर I और S इक्वल भी होंगे, और वही इक्विलिब्रियम है। ठीक है, AD AS अप्रोच हमें समझ आ गई, जहां पर AD और AS दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है, AD इज ग्रेटर देन AS, जिसको हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होगा, देखो जहां पर ये मैकेनिज्म भी बोलता है, अपने आप आता है इक्विलिब्रियम, कभी किसी ने डिफाइन नहीं करा, अपने आप घूम के इसी पॉइंट पे आएगा जहां पर ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर AD इज मोर देन AS, इसका मतलब है बायर्स आर प्लानिंग टू बाय मोर और सप्लायर्स आर नॉट प्लानिंग टू प्रोड्यूस दैट मच। तो इससे क्या होगा, इससे जो है सॉरी, तो इन दिस सिचुएशन प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द इन्वेंटरी। प्रोड्यूसर कोशिश करेंगे, यार मार्केट में डिमांड तो ज्यादा आ रही है, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स का लॉस हो रहा है कि यार डिमांड ज्यादा आ रही है, और अगर हम ज्यादा बनाते तो हमारा ज्यादा प्रॉफिट हो जाता, तो वो कोशिश करेंगे हम अपनी इन्वेंटरीज बढ़ाएं, इन्वेंटरीज बढ़ाएंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली तब तक बढ़ाएंगे। अच्छा, इन्वेंटरीज बढ़ेगी कैसे, अभी हमने बात करी थी, प्रोडक्शन जीरो तभी बढ़ सकते हैं जब आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे। तो अल्टीमेटली ये तब तक इन्वेंटरीज बढ़ाते जाएंगे जब तक वो मैच ना कर जाए, और अपने आप इक्वल आके इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। अगर AD लेस देन AS है, तो इसका मतलब हो गया कि बायर्स आर प्लानिंग टू बाय लेस एज कंपेयर टू जो आपके प्रोड्यूसर हैं, दे आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस मोर। तो इसमें क्या, उनकी अनवांटेड इन्वेंटरीज रह जाएंगी, तो वो कट ऑफ करेंगे, जॉब से निकालेंगे, लोगों को ले ऑफ करेंगे। तो ऐसे में वो तब तक करते रहेंगे, तब तक इन्वेंटरीज कट ऑफ करेंगे जब तक वो इक्वल नहीं आ जाती है। ठीक है, एंड सेम ही आपके लॉजिक लगते हैं I और S अप्रोच में। अगर हम बात करें डायग्रामेटिक अप्रोच से, तो देखो जहां पर इक्वल हो जाएंगे, ये हो गया आपका एक्सेस डिमांड, ये हो गया आपका एक्सेस सप्लाई। ठीक है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी सिंपल है, बस इसमें जो है कई बार क्वेश्चन आया था, भैया AD/AS अप्रोच से सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का इक्विलिब्रियम निकालो। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना, देखो AD/AS अप्रोच का डायग्राम बनाओगे, आपने क्या करना है, सेविंग कर्व बनाओगे, ठीक है जी, और सॉरी इन्वेस्टमेंट कर्व बनाओगे, और इधर से हॉरिजॉन्टल एकदम ऐसे वर्टिकल लेकर आओगे, तो जिस पे ये इंटरसेक्ट करेगा वहां से सेविंग कर्व आप निकाल दोगे। बट अब वो क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं, तो टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, उसके बाद आपके वही आ जाते हैं, अगर आपका सेविंग जो है ज़्यादा हुआ इन्वेस्टमेंट से, तब क्या होगा, सेविंग कम हुआ, तो वो सेम आपके एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद आते हैं इक्विलिब्रियम लेवल। देखो दो थ्योरी होती है, एक होती है क्लासिकल, दूसरी होती है केनीजियन। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है इक्विलिब्रियम सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट पे मिल सकता है, लेकिन केनीजियन जॉन कीन्स ने जो बनाई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट पे मिल सकता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे मिल सकता है, एंड ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी मिल सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसका डायग्राम देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, जहां पर AD/AS इक्वल हो रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट पे, तो इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर यही हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। देखो अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, दैट मींस लोगों के पास जॉब नहीं है, अंडर एम्प्लॉयड हो रखे हैं जितने होने चाहिए थे, तो उनकी डिमांड भी कंपैरेटिवली कम होगी। सप्लाई का कभी शिफ्ट नहीं होता, हमेशा 45 डिग्री होता है, इसलिए हमेशा डिमांड घूमती है। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड, कि भैया डिमांड इधर उधर शिफ्ट होती है, वो एडजस्ट होती है। ठीक है, सप्लाई तो हमेशा वही रहेगी। तो एग्रीगेट डिमांड जो है आपका, देखो पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं है, तो वो कंजम्पशन कम करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए, और डिमांड जो है अगर कम होगी तो ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे, तो ओवरऑल AD कम होगा। ठीक है, तो जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट वाला है, ठीक है, मैं आपको पूरा मार्क करके बता देता हूँ, ये देखो ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अब जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पे इकोनॉमी ऑपरेट नहीं कर रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रही है। तो जो AD है वो ये चल रहा है, ये AD ये चल रहा है, तो नया इक्विलिब्रियम यहां पर होगा। ठीक है जी, जो कि लेस देन जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा। और यही अगर हम ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जो कि इमेजिनरी सिचुएशन है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जो है हम एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, जितने रिसोर्सेज है उतने ही कर सकते हैं। तो सपोज करो अगर इन केस इमेजिनरी देख भी लें, तो जितने बंदे उससे ज्यादा हमने रखे हुए, मतलब उनको ओवर टाइम करा रहे हैं, ऐसा कुछ समझ लेना। तो ऐसे में उनकी इनकम ज्यादा होगी, तो AD भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो AD जो है फुल एम्प्लॉयमेंट वाले से ऊपर लाए करेगा, तो ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, और ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, जो राइट पे लाए करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट या फिर अनसोल्ड स्टॉक, और ये दो टाइप की होती है, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस सिंपल सी बात है, जो इनकम लेवल से अफेक्ट नहीं होती है। मतलब जैसे अगर बात करूं, गवर्नमेंट को मिनिमम इतना जो है खर्चा करना ही पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उसे फर्क नहीं पड़ता उसका इनकम लेवल क्या है। बिजनेस स्टार्ट करना है तो मिनिमम इतना खर्चा करना ही पड़ता है शुरू में, ठीक है जी, क्योंकि इनकम लेवल उसको डिफाइन नहीं कर सकता। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ ऑटोनॉमस है, ठीक है, तो इसीलिए हमेशा एक ये हॉरिजॉन्टल कर्व बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, क्योंकि जो मर्जी इनकम लेवल हो, इन्वेस्टमेंट तो सेम ही रहने वाली है।
उसके बाद आता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि इनकम के साथ बढ़ता रहता है, जो अपवर्ड स्लोपिंग जाता है। ये हमारे उसमें पेपर में नहीं आ रहा, बस थ्योरेटिकली पढ़ लेना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि जब एक हल्की सी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है इकोनॉमी में, तो भैया इनकम जो है इकोनॉमी में मल्टीपल टाइम्स से इंक्रीज होती है, डोमिनो इफेक्ट होता है उसका। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, की इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम मल्टीपल टाइम से बढ़ी, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसका हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसको के से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से, जिसके जो है 3 फॉर्मूले आते हैं, ये तीनों आपको याद रखने हैं। एक होता है इंक्रीज इन इनकम अपॉन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है 1/1 माइनस एमपीसी, और तीसरा होता है 1/एमपीएस। क्या होता है? 1/एमपीएस। अच्छा, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? जैसे सपोज करो कि एक हल्की सी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपए से। कितने से बढ़ी? 100 करोड़ रुपए से। अब 100 करोड़ रुपए से बढ़ेगी तो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, तो आप कैपिटल एसेट खरीद के आए होगे, तो जिससे खरीद के आए होगे उसकी इनकम 100 करोड़ से बढ़ गई, तो मिनिमम, इसका मिनिमम इफेक्ट इतना तो होगा ही कि भैया इतना खर्चा करा तो इतने से तो इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये मिनिमम होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की अभी हम बात करेंगे, मिनिमम वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम इन्फिनिटी होती है। अच्छा, इसके बाद वो आगे भी कुछ खर्चा करेगा, अगर उसकी इनकम बढ़ रही है तो उसके एमपीसी के अकॉर्डिंग वो अपने कुछ पोर्शन इंक्रीज इनकम का आगे जो है खर्चा करेगा, कंज्यूम करेगा। अब जिस पे कंज्यूम करेगा, जिससे सामान लेगा, उसकी उतनी इनकम बढ़ेगी। जैसे सपोज करो इकोनॉमी में एमपीसी चल रहा है 0.75 ऑन एवरेज, तो जिसकी 100 करोड़ से इनकम बढ़ी थी, जैसे सपोज करो मैं एक गाड़ी लेकर आता हूं 100 करोड़ रुपए की, तो जिससे खरीदी उसकी तो 100 करोड़ की जो है इनकम बढ़ गई, वो अपनी 100 करोड़ की इनकम का, इंक्रीज इनकम का 75% जो है आगे कंज्यूम कर लेता है, विच इज 75 करोड़। तो वो भैया वो आगे कुछ और घर ले आया, जैसे सपोज करो अब वो घर ले आया, ठीक है, तो जिससे घर खरीदा उसकी इनकम बढ़ी 75 करोड़ से, 75 करोड़ से, फिर उसका 75% आगे बढ़ेगा। तो ऐसे 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 ये तब तक चलता रहता है जब तक जो है इनकम वर्चुअली जीरो ना हो जाए, एडिशनल इनकम, ठीक है। तो ये पूरा राउंड आफ्टर राउंड चलता रहता है, ठीक है। तो के की टेक्निकल वैल्यू हो गई आपकी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, विच इज 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। अब आपका एमपीसी हमने यहां पर क्या लेट किया था, विच इज 0.75, 1 माइनस 0.75, या फिर 1/एमपीएस भी आप लिख सकते हो, तो ये हो गया 1/0.25, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 4। दैट मींस इनकम जो है आपके इन्वेस्टमेंट के 4 टाइम्स बढ़ेगी। तो अगर इन्वेस्टमेंट जो है आपकी 100 करोड़ से बढ़ी थी, तो इकोनॉमी में इनकम 400 करोड़ से बढ़ेगी, ठीक है। अब आते हैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू बहुत आते हैं। जैसे एक हो गया एमपीसी इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर एमपीसी इज इक्वल टू 1 है, के की वैल्यू इन्फिनिटी, तो के की मिनिमम वैल्यू 1 है, उससे नीचे तो जाएगा नहीं, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है। ये वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर जो अभी हमने डिस्कस करा है पूरा वही लिखा हुआ है। अब आते हैं एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड पे, भैया बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। एक्सेस डिमांड अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, जब आपकी जो डिमांड है, ठीक है, वो आपकी सप्लाई से ज्यादा हो जाए, लेकिन यहां पर एक्चुअल डिमांड एक्चुअल सप्लाई से ज्यादा होती है, तब जाकर आपका आता है। अब इसका डायग्राम कैसे होता है ध्यान से देखना, आप लोगों के लिए डायग्राम बना रहा हूं यहां पर, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो है इनकम मेजर होती है, यहाँ पर जो है आपका एडी एंड एएस मेजर होगा, ठीक है। सपोज करो जो है एएस तो हमेशा यही रहेगा, ठीक है। एडी जो है एक्सेस डिमांड की बात है ना, एक्सेस डिमांड में ऊपर जाता है, तो ये हो गया आपका एडी, ठीक है, जो प्लान के अकॉर्डिंग था। लेकिन एक्चुअल एडी लोगों ने क्या करा, जो है ज्यादा इस बार कंज्यूम करा है, तो जो एक्चुअल एडी है वो ये है। तो अगर सपोज करो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये क्या लेवल है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो यहां पर मैं इनकम लिख लेता हूं, इनकम एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ई वाई ई लिख लेता हूं इसको, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, ये इनकम वाई एफ लिख लेता हूं, क्योंकि ये इनकम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है। तो ये मैं लिख लेता हूं वाई एफ, ठीक है, ये इनकम यहां पर मेजर होती है। लेकिन देखो पहले ये चल रहा था, लेकिन इकोनॉमी में इस बारी डिमांड जो है वो ज़्यादा आई है, एक्चुअल डिमांड। तो टेक्निकली देखा जाए इनकम तो अभी भी ये चल रही है, हम इनकम थोड़ा ना बढ़ा सकते हैं, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, लेकिन डिमांड ज़्यादा आई है, तो ये एक गैप क्रिएट हो गया, क्योंकि सप्लाई जो है अभी भी इतनी चल रही है इस इनकम पे, लेकिन डिमांड इतनी चल रही है। तो ये जो गैप क्रिएट हो गया, ये एक्सेस डिमांड की वजह से हुआ, और इस गैप को बोलते हैं हम इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। दैट मीन्स द गैप क्रिएटेड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम ड्यू टू एक्सेस डिमांड इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। ये बात याद रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं हमारा इसके रीज़न क्या होते हैं, क्यों एकदम से डिमांड बढ़ गई, जितना हमने सोचा था कि इतना प्लान करेंगे उससे ज़्यादा क्यों आया भैया। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ गया, खर्चा इस बारी वो टेंडेंसी है ज़्यादा कर रहे हैं, टैक्स कम हो गए तो और खर्चा ज़्यादा करेंगे, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया क्योंकि वो भी एक कॉम्पोनेंट होता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ गई वो भी एक कॉम्पोनेंट होता है, इंपोर्ट कम हो गए तो एडी ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएगा, ठीक है। राइज इन एक्सपोर्ट तो बाहर से डिमांड ज़्यादा आई है इसलिए हो सकता है एडी ज़्यादा आ गया, या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब हो गया कि जब जो है कंट्री जो है, कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है करेंसी प्रिंट कर दे, ठीक है, या फिर बोरो करे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है तो उससे भी एडी ज़्यादा बढ़ता है। अब इसके इंपैक्ट क्या होते हैं ये हमेशा याद रखना, ये आता ही आता है पेपर में। तो इंपैक्ट की अगर हम बात करें, एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ा नहीं सकते, ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, आउटपुट जो है वो बढ़ा नहीं सकते, फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, तो ऑटोमेटिकली जो है प्राइसेस अप जाने लग जाएंगे क्योंकि लोगों की डिमांड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा प्राइस देने को तैयार है अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए। अगला आता है आपका डेफिशिएंट डिमांड, मतलब जब आपकी एक्चुअल डिमांड जो है वो कम आ जाए जितना हमने सोचा था प्लान डिमांड से, तो आपकी जो है डेफिशिएंट डिमांड का केस हो जाता है, जिसमें जो है डिफ्लेशनरी गैप बनता है, ठीक है। देखो आपके सामने बनेगा, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ये हो गया जीरो, ये हो गया आपका इनकम, ये हो गया आपका एडी एंड एएस, ठीक है। एएस जाएगा ऐसे 45 डिग्री पे, पहले हम सोच रहे थे कि भैया एडी इतना आएगा प्लान्ड, जब हम इसकी पूरी प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम होता, ठीक है, लेकिन इस बार एडी कम आ गया क्योंकि लोग जो है कम खर्चा कर रहे हैं, ये एक्चुअल एडी हो गया। तो देखो इनकम तो अभी भी वही चल रही है, सप्लाई तो उसके अकॉर्डिंग ही होगी क्योंकि सप्लायर सोच रहे थे कि ज़्यादा डिमांड आने वाली है, लेकिन जो एक्चुअल डिमांड आई है वो आई है आपकी ये वाली, ठीक है। तो ये डेफिशिएंट डिमांड का केस हो गया। तो ये जो गैप क्रिएट होता है डेफिशिएंट डिमांड की वजह से, इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी। ऊपर वाले को क्या बोला था, इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी क्यों बोला था, क्योंकि प्राइसेस बढ़े हैं, इसमें जो है प्राइसेस आपके कम होने वाले हैं, प्राइसेस आपके कम होने वाले हैं, तो डिफ्लेशनरी गैप जो है इसमें बनेगा। इसके रीजन डिक्रीज इन, उसी के ऑपोजिट है, सारे उसी के ऑपोजिट है, कुछ भी नहीं है इसमें अलग, ठीक है। इसके इंपैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट गिरेगी क्योंकि भैया इतनी डिमांड ही नहीं आ रही तो उनके स्टॉक जो है पाइल अप होते रख जाएंगे सप्लायर के, वो निकालेंगे लोगों को, आउटपुट जो है वो गिराएंगे भैया, और प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, प्राइस लेवल जो है गिरेगा क्योंकि सप्लाई डिस्काउंट में बेचेंगे सो दैट उनका जो स्टॉक है वो राइट और निकले जल्दी से, क्लियर ऑफ हो। उसके बाद डिफरेंस जो है बहुत ईजी है पढ़ लेना। अब आते हैं मेजर्स, सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। देखो दो टाइप के मेजर्स होते हैं, एक जो गवर्नमेंट के हाथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा जो है सेंट्रल बैंक के हाथ में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही लेते हैं, जो हमने पढ़ा था मनी एंड बैंकिंग में लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिस्कल मेजर्स बोलते हैं जो गवर्नमेंट लेती है, जिसमें उनके टैक्स और सिर्फ वही होते हैं सब्सिडीज, ठीक है, या फिर उसके एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट बजट से जो है पूरा लेती है। और मॉनेटरी मेजर्स जो होते हैं उसमें हमने पढ़ाई था मनी एंड बैंकिंग में, तो इनको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मनी एंड बैंकिंग की वीडियो देख लेना, सेम डिट्टो है, कुछ भी फर्क नहीं है। अगर हम आए अपने फिस्कल मेजर्स पे, ध्यान से देखना, टू करेक्ट दी एक्सेस डिमांड। फिस्कल मेजर एक्सेस डिमांड है, डिमांड ऑलरेडी ज्यादा चल रही है तो डिमांड को कम करना किसी तरीके से, तो गवर्नमेंट अपना खुद का एक्सपेंडिचर कम करेगी क्योंकि वो भी एक कंपोनेंट होता है, या फिर टैक्सेस बढ़ा देगी सो दैट जो है लोग जो है कम खर्चा करें, उनके हाथ में इनकम कम बचेगी टैक्स ज्यादा होने से, तो वो कम खर्चा करेंगे, या फिर वो अपने सब्सिडी वापस ले लेगी, ठीक है। और अगर मॉनिटरी मेजर्स में क्वांटिटेटिव में इंक्रीज इन बैंक रेट, इंक्रीज इन रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो सेल करेगी सिक्योरिटी, एलआरआर बढ़ा देगी, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है, सारा पढ़ा हुआ सेम है, ठीक है। वहां पर भी हमने ये सेम चीजें पढ़ी थी, इन्फ्लेशन के केस में होता है जब मनी सप्लाई कम करनी हो तब होता है ये सब। अच्छा, डेफिशिएंट डिमांड के केस में फिस्कल मेजर्स में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर खुद का बढ़ाएगी, टैक्सेस कम करेगी सो दैट लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम जो है ज्यादा बचे, वो ज्यादा खर्च करें, सब्सिडीज उन्हें ज्यादा देंगी। मॉनिटरी मेजर्स में क्वांटिटेटिव में डिक्रीज इन बैंक रेट, डिक्रीज इन रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन से परचेज कर लेगी, डिक्रीज इन एलआरआर, और क्वालिटेटिव भी हमने पढ़े हुए हैं। दैट्स इट फ्रॉम द चैप्टर, बस इतना सही है, ऐसे ही पढ़िए, ठीक है। आई होप आपकी रैपिड रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आया हूं, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ये 14 नंबर आपकी जेब में है, ठीक है। ये 14 नंबर, 14 इसके नेशनल इनकम के 10 और उसके 6, 30 नंबर तो पक्के हो गए, ठीक है जी। 14 नहीं, सॉरी, ये 12 नंबर का है, माय बैड, ये 12 नंबर का है, तो इसमें 12 नंबर और वो 10 और वो 6, 28 तो पक्के हो गए, 12 बचे हैं, वो हो जाएंगे गवर्नमेंट बजट एंड फॉरेन एक्सचेंज बीओपी से। ये 27 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, आपके 12 नंबर पक्के, ठीक है। तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।